वेलकम स्टूडेंट्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन के सेकंड पार्ट को लेकर फिर आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, इंटेलेक्चुअल कॉजेज, स्टेट जनरल और उसके अलावा कुछ टैक्सेस के बारे में। क्लास 9 के प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि 14 जुलाई 1789 को कौन सी घटना घटी थी। वो हमारा फ्लैशबैक स्टोरी था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी थी कैसी और डिवीज़न किस तरह से किया गया था। तो सबसे पहले जानेंगे कि डिवीज़न ऑफ फ्रेंच सोसाइटी ये किसके अंडर आता है। तो ये आता है आपका सोशल कॉजेज़ के अंडर। ठीक है, इसमें फ्रेंच सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी क्लासेस थी, ठीक है, सेकंड स्टेट में नॉबिलिटी और थर्ड स्टेट में फार्मर, वर्कर्स, आर्टिसंस, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स और पब्लिक ऑफिशियल्स आते थे। अब है कि एंशिएंट रिजाइम में इस तरह से आखिर सोशल डिवीज़न किया क्यों गया था। तो सबसे पहले कहा गया कि क्लर्जी में वो लोग आते थे जो कि चर्च से रिलेटेड होते थे, जैसे कि बिशप्स हो गए, फादर हो गए। फिर सेकंड क्लास जो था नॉबिलिटी, इसमें फ्यूडल्स थे ये, ठीक है, सामंती लोग। और थर्ड स्टेट में कॉमन पब्लिक। तो लगभग 1 लाख की संख्या में ये क्लर्जी लोग थे। नॉबिलिटी जो थे वो 4 लाख थे और लगभग 2.7 करोड़ यानी कि 95% पॉपुलेशन जो है वो थर्ड स्टेट की थी। लेकिन उसके बावजूद क्लर्जी के हिस्से 10% लैंड होती थी। नॉबल्स जो थे वो 25% लैंड पे बिल्कुल भी ओन्ड किए रहते थे और थर्ड स्टेट को किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे प्रिविलेज नहीं था। तो अब है कि थर्ड स्टेट की हालत इस तरह से बनाई किसने थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो थी, ये दोनों को किसी भी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। इनकी लाइफ स्टाइल जो थी वो काफ़ी लैविश होती थी। ये 18th सेंचुरी का टाइम अगर देखा जाए तो इस समय में फ्रेंच कल्चर में सबसे ज़्यादा अगर डोमिनेशन किसी का था तो वो था फर्स्ट और सेकंड स्टेट का। थर्ड स्टेट जो थी वो बिल्कुल भी तबाह हो रखी थी इन दोनों स्टेट से, क्योंकि जितने भी तरह के टैक्सेस थे वो इन पे ही इम्पोज किए जाते थे। टैक्सेस की बात अगर हम लोग करें तो थर्ड स्टेट जो था उस पर कुछ टैक्सेस लगाए गए थे जिनके नाम आपको एनसीईआरटी के बुक्स में भी मिल जाएंगे, टाइथ और टैली। ठीक है, टाइथ जो था ये 1/10 पार्ट होता था, ठीक है, जो कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को कंपलसरी था देना, ठीक है। और जो टैली है ये डायरेक्ट लैंड टैक्स था। तो आप देखोगे कि दोनों तरह का जो मार पड़ रहा है वो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों तरह का मार पड़ रहा है थर्ड स्टेट पे ही। मतलब काम भी करो, पैसे भी चुकाओ और लाइफ भी बद से बदतर जियो। तो थर्ड स्टेट जो है वो ऑब्वियस ही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में थी। और वर्कर्स थे अर्बन, उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। न रहने को अच्छा घर, न सैनिटाइजेशन, न ही खाने के लिए कुछ भी, और न ही उनको कोई देखने वाला है। तो थर्ड स्टेट पूरी तरह से बर्बाद हो रखा था। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, इनको बॉर्गीज भी कहा गया है। ये फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच मुझे आती नहीं है, तो ये आप समझ लेना, बॉर्गीज है, ठीक है। स्पेलिंग है इसका BOURGEOISIE। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास को फ्रेंच में कहा गया है। तो इनकी ज़िंदगी भी इतनी इजी नहीं थी। ये भी थर्ड स्टेट में ही आते थे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे, फिर भी इनको किसी भी तरह का कोई भी कह सकते हो कि प्रिविलेज नहीं मिलता था। तो ओवरऑल स्टोरी अगर देखी जाए कि सोशल कॉज जो था वो क्या था, तो वो यही था कि थर्ड स्टेट के जितने भी राइट्स थे वो हैम्पर होते थे और बाकी जो 2 स्टेट्स हैं वो प्रिविलेज्ड थे। काम कुछ नहीं करना है, फ़ायदा सारा उठाना है, लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लैविश होगी लाइफ स्टाइल, और सिर्फ मज़े करने हैं। तो ये भी एक कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। दूसरा कारण हम यहाँ पे जानेंगे, जैसे कि ये है आपका इकोनॉमिक क्राइसिस। इसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी कहा गया है। कहा गया कि पॉपुलेशन जब राइज करती है, 1700 की अगर बात की जाए तो उस समय में 2 करोड़ थी और 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। तो 1700 से लेकर 1789 तक लगभग 30% आबादी जो है वो
बढ़ गई। अपने इंडिया की तरह नहीं कि यहाँ का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, फ्रांस के लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो कहा गया है कि जब आबादी बढ़ गई है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि नेशनल बजट जो है वो भी बढ़ेगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था कि चूँकि जो फ्रांस है वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कुछ ज़्यादा ही सहायता कर दिया था, जिसके कारण कि ये कर्ज में डूबता चला गया था। और कर्ज में, राष्ट्र अगर कर्ज में डूब रहा है तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि बहुत चीज़ों पे अफेक्ट होता ही है। उस समय में हार्श विंटर भी था, तो क्रॉप फेलियर, फूड प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फेमाइन आ गए। तो ये सब रीजंस थे इकोनॉमिक क्राइसिस के। ठीक है, कि डिमांड बहुत बढ़ गया है और सप्लाई हो नहीं रही है, चीज़ें कम है तो प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए भी कहा गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि रोटी के टुकड़े के लिए मारामारी हुई थी। ठीक है, फिर कहा गया कि पीजेंट्स बहुत एंग्री हो गए, भाई अब यही सारा का सारा अनाज उपजा रहे हैं और इन्हीं के पास खाने के लिए नहीं है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि पीजेंट्स को गुस्सा आएगा और कॉमन पब्लिक जो है वो प्रोटेस्ट करेगी ही। तो ये एक रीज़न था इकोनॉमिक क्राइसिस का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ पे। 17th और 18th सेंचुरी की बात की गई है। ये टाइम था बिल्कुल भी एज ऑफ एनलाइटमेंट का, जिस समय में कि लोग जाग रहे थे, लोगों को जगाया जा रहा था। अब जगाया कैसे जा रहा है, तो बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हुए, ठीक है, जिन्होंने कि जगाने का काम किया सोसाइटी को, जिनमें कुछ नाम यहाँ पे हैं, आपके बुक्स में भी हैं। जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो, ठीक है, जिन्होंने बात की कि नहीं, लोगों की सॉवरेनिटी की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं या फिर कह सकते हो कि ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने इस समय में बुक्स लिखना स्टार्ट किया। जॉन लॉक ने लिखा था 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जीन जैकस रूसो ने लिखा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इन्होंने बात की है कि सोशलिज्म होना चाहिए, सबको राइट दो, किसी के राइट को छीनने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों छीनोगे? जो तुम्हें खिला रहा है, जो तुम्हारे लिए दिन दिन भर काम कर रहा है, जो तुम्हारा सारा काम कर रहा है, उसको प्रिविलेज नहीं दे करके जो बैठे लोग हैं उनको आप प्रिविलेज दे रहे हो, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। तो इस समय में स्टार्ट हुआ कि फ़िलासफ़र्स की बातों को लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया। और जब इंटेलेक्चुअल लोगों की बात आप बहुत ज़्यादा सुनते हो तो इस समय में क्या होता है, प्रोटेस्ट की आग जो है वो पूरे सोसाइटी में लग जाती है। तो लोग जो थे वो ऐसे ही भड़के हुए थे और ज़्यादा इनको सपोर्ट मिल गया। इस समय में कुछ और भी लोग हुए, फिलोसोफर्स हुए, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है यहाँ पे, जिन्होंने ये बात की कि नहीं, सेपरेशन करो चर्च का और स्टेट का। ठीक है, डिवाइड कर दो, पावर्स डिवाइड हो जाने चाहिए, बिल्कुल वही जैसे कि अभी हमारे डेमोक्रेसी में है कि इसको डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये बात कही थी। वोल्टेयर ने कह दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आना चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो फिर किसी भी तरह से एक सही नेशन बिल्डअप नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनकी बात भी लोगों के मन में बहुत गहराई से चली गई थी, लोगों ने इस पर सोचना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में फिर हम बात करते हैं स्टेट जनरल की। अब स्टेट जनरल क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ डेट्स पे आना होगा कि कौन कौन सा डेट है जो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है आपका 5 मई 1789। कहा गया कि इस समय में क्या हुआ था, तो इस समय में पार्लियामेंट में जितने भी स्टेट्स हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड, तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया कि आओ मिलते हैं, बात करते हैं। और लगभग ये आपका 16th सेंचुरी में इस रिजाइम में ऐसा कोई मीटिंग हुआ था। और उसके बाद में फिर 175 ईयर्स के बाद ये 5 मई 1789 को ऐसी मीटिंग रखी गई थी जिसमें कि पार्लियामेंट में तीनों क्लासेस, ठीक है, तीनों स्टेट के लोगों को बुलाया गया हो। और इसका एजेंडा आप देख ही रहे हो कि इसका एजेंडा क्या है। तो इसका एजेंडा बताया गया है कि इसका एजेंडा था फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसको मैनेज करना। अब है कि फाइनेंशियल क्राइसिस को ये मैनेज तो करना चाहते थे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अपनी बलि तो देंगे नहीं फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले। तो इन्होंने मीटिंग बुला ली और मीटिंग बुलाकर इन्होंने क्या किया,
ऑब्वियस सी चीज़ है कि इन्होंने तीनों हाउसेस की मीटिंग बुलाई थी, तीनों स्टेट्स की, जिसमें कि डेलीगेट शामिल हुए थे। फर्स्ट स्टेट से 300, सेकंड स्टेट से भी 300 और थर्ड स्टेट को नेशनल असेंबली भी कहा गया है। इससे 600 डेलीगेट्स शामिल हुए थे इसमें। लेकिन डेलीगेट्स को शामिल करके और उसके बाद में फिर ऐसा नहीं है कि इनकी बहुत इज़्ज़त अफजाई की गई थी। इस समय में पुराना ही यहाँ पे फिर से सिस्टम लागू करने की बात की जा रही थी कि हर एक स्टेट का एक वोट माना जाएगा। अगर आप देखो कि अगर एक वोट अगर फर्स्ट का हो, सेकंड का एक वोट हो और अगर थर्ड स्टेट का एक वोट हो, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो इनके नंबर्स 2 हो जाएंगे और इनका 1 होगा। तो फिर तो ये उसी जगह पे रह गए, मतलब नेशनल असेंबली का तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे में जो ये 600 लोग थे, इन्होंने डिमांड किया कि नहीं, वोटिंग का राइट 1 = 1 होना चाहिए। एक एक इंसान के वोट की वैल्यू होनी चाहिए और तब जाकर ये डिसाइड करो कि पावर में कौन आएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे 600 जो लोग थे, इनको पहले से ही कह सकते हो कि इनकी इंसल्ट की गई। 300 जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, इनको बैठने की जगह मिली, और जो ये 600 लोग थे, इनको बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि इनको पीछे खड़ा रखा गया। अब ये खड़े रह गए तो इनको ऐसा तो नहीं कि इनको बहुत अच्छा लगा होगा, और इनको खड़ा भी रखा गया और ये हज़ारों हज़ार पन्ने की अपनी जो राइट्स है उसको लिख कर लाए थे ताकि वो यहाँ पे इसके बारे में बात कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फार्मर्स, आर्टिसंस और जो फीमेल्स थी, उन सबको यहाँ पे अंदर तक आने नहीं दिया गया, रोक दिया गया इन्हें। तो इसका भी गुस्सा था। तो डेलीगेट्स जो शामिल हुए, इन्होंने डिमांड किया था राइट टू वोट का, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं क्योंकि ये दोनों साथ हो गए, फर्स्ट और सेकंड क्लास, क्लर्जी और नॉबिलिटी क्लास जो था वो साथ मिल गए थे और इनकी डिमांड के बारे में कोई बात नहीं की गई। तब जितने भी लोगों को बाहर निकाला गया था या अंदर आने ही नहीं दिया गया था, ये सब शामिल हुए टेनिस कोर्ट में, ठीक है। और टेनिस कोर्ट में शामिल हो करके इन्होंने यहाँ पे उन फिलोसोफर्स को सुना जिसका नाम अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, जॉन लॉक हो गए, ठीक है, फिर है आपका मॉन्टेस्क्यू है। तो इन लोगों के बातों को इन्होंने सुना